हेलो एवरीवन। वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर। आपका अपना फेवरेट चैनल बहुत जल्दी बन जाएगा फेवरेट, अगर अभी तक फेवरेट नहीं बना है तो। अभी तक मैंने 3 सेट अपलोड किए हैं और ये है सेट नंबर 4। मेरा ऐसा मानना है कि 5 सेट आएंगे टोटल। 5 सेट में हम सारे के सारे एग्रीकल्चर करंट अफेयर और रूरल डेवलपमेंट करंट अफेयर ख़त्म कर देंगे। तो 5 सेट्स में जुलाई से दिसंबर तक के पूरे 6 महीने के हाई क्वालिटी रिसर्च बेस्ड करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर का ये वीडियो। अगर आप मुझसे डेली करंट अफेयर या वीकली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा पेड कोर्स आता है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे GGCA तो आपको ये सिर्फ 2000 रुपीज़ में मिल जाएगा। आपको ये कोड यहाँ पे जो है QR कोड स्कैन करना है, आप सीधे पेमेंट गेटवे तक पहुंच जाएंगे, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी IQ ऐप। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अभी अभी स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA आया है, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो उसको किस राज्य ने कितना अच्छा लागू किया, उसके लिए पहली बार स्टेट रैंकिंग इंडेक्स भारत की सरकार ने निकाला है। आपको यह बताना है इसमें किसने टॉप किया है। तो इसमें ओडिशा ने टॉप किया है, यानी ओडिशा भारत का वो राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सबसे अच्छा टॉप किया है। और आप जानते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है वो भी चलाई गई थी कोविड के समय में। तो दोनों में ही जो है ओडिशा ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे आपको रैंकिंग दिखा देता हूँ। ओडिशा इसमें नंबर 1 था, राइट। और ओडिशा के बाद जो है यूपी नंबर 2 पे था, आंध्र प्रदेश नंबर 3 पे था। एक अलग से रैंकिंग और निकाली गई थी, जो छोटे राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं या हिमालय राज्य हैं, उनके लिए अलग से रैंकिंग निकाली गई थी। तो उसमें त्रिपुरा ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। अंडरस्टूड। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में त्रिपुरा ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया छोटे राज्यों में, और ओडिशा ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया बड़े राज्यों में। लेकिन आपको NFSA के बारे में थोड़ा सा और जानना होगा कि NFSA है क्या। देखो, NFSA जो है ये कब आया था। तो NFSA लॉन्च हुआ था 10 सितंबर 2013 को, और इसका काम ये है कि सस्ता जो भोजन है वो दिया जाता है। अब कितना सस्ता दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि जैसे 3 रुपये किलो चावल मिलते हैं इसमें, 2 रुपये किलो इसमें गेहूं मिलता है गरीब आदमी को, राइट। तो इस तरह से इसमें मिलता है। और कितना मिलता है इसमें, गरीब आदमी कितना ले सकता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। तो ये ध्यान रखिए, आज की तारीख में ऑलमोस्ट 67% भारत की जनसंख्या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर्ड है, राइट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन, अगर टोटल देखें तो 67% इंडिया की पॉपुलेशन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे निर्भर करती है। और आपको कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। 2 कैटेगरी इसमें होती हैं, एक होती है प्रायोरिटी हाउस होल्ड, और एक होता है अंत्योदय अन्न कैटेगरी। अंत्योदय मतलब होता है जो गरीब से भी गरीब है, बहुत ही ज्यादा गरीब है, वो अंत्योदय एन कैटेगरी में आता है। अंत्योदय अन्न योजना AAY के तहत आपको मिलेगा 35 किलो पर हाउस पर मंथ, यानी एक पूरे घर को हर महीने 35 किलो तक सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिलते हैं। वही दाम पे जो मैंने आपको बताया था, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं या 1 रुपए किलो कोर्स ग्रेन्स। और प्रायोरिटी हाउस होल्ड, अगर प्रायोरिटी हाउस होल्ड है तो मिलता है 5 किलो पर पर्सन पर मंथ। ध्यान रखिए, यहाँ पे पर हाउस होल्ड है पर मंथ, यानी एक घर के लिए है 35 किलो, लेकिन यहाँ पे एक पर्सन के लिए है 5 किलो। अंडरस्टूड। तो 5 किलो पर पर्सन पर मंथ मिलता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड में, प्रायोरिटी हाउस होल्ड यानी PHH कैटेगरी में। और अंत्योदय अन्न योजना यानी जो AY हाउस होल्ड है उन्हें मिलता है 35 किलो पर हाउस पर मंथ। तो ये फायदा मिलता है इसमें, जो ये योजना मैंने आपको बताई, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी कौन सा इंस्टीट्यूट है जो ICAR के अंडर आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और इसके 100 साल पूरे हुए, मतलब इसने अपनी 100th जो या सेंटिनरी एनिवर्सरी है, सेंटिनरी सेलिब्रेशंस वो मनाए थे। तो किस इंस्टीट्यूट की बात हो रही है ये आपको बताना है। तो ये इंस्टीट्यूट है NDRI। ठीक है, NDRI मतलब क्या है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये हरियाणा के करनाल शहर में आता है। NDRI को कई लोग CDRI से कंफ्यूज करते हैं। CDRI जो है वो लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। IISR बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। और
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये भी लखनऊ में है। सिमैप, ठीक है, तो ये तीनों लखनऊ में है, CDRI, IISR और सिमैप। NDRI जो है इसके 100 साल पूरे हुए हैं, ये 1923 में बना था ये इंस्टीट्यूट, और अभी इसने अपनी सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेशंस जो हैं वो मनाई। अंडरस्टूड। तो नरेंद्र सिंह तोमर भी आए थे यहाँ पे, इसके जब 100 साल पूरे हुए तो उसमें ये भी आए थे। आज के टाइम में लगभग 1200 साइंटिस्ट हैं जो यहाँ से निकल चुके हैं। बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है ये करनाल में, और यहाँ पे पशुओं की नई नई जो किस्म हैं वो तैयार की जाती हैं, मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए उस पर बात होती है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात यहाँ पे होती है। अगले सवाल पे आते हैं। अभी अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उन्होंने फूड कैटेगरी में मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड किसे दिया, यानी भारत के जितने भी प्रोडक्ट हैं, फूड प्रोडक्ट जिन्हें GI टैग मिला हुआ है, तो सबसे पॉपुलर कौन सा है? तो याद रखिए सबसे पॉपुलर है हैदराबादी हलीम। और हैदराबादी हलीम जो है ये इसने किसे हराया? इसने रसगुल्ला जो है, जो बंगाल का रसगुल्ला है, बीकानेरी भुजिया राजस्थान की बीकानेर की, और रतलाम मध्य प्रदेश का जो सेव है उसे हराया। तो हैदराबादी हलीम जो है, ये चारों ही GI टैग्ड प्रोडक्ट हैं। तो हैदराबादी हलीम को जो है वो सबसे पॉपुलर GI टैग का अवार्ड मिला है। और ये जो हैदराबादी हलीम है, ये बेसिकली मीट का एक डिश होता है, नॉनवेज होता है, और इसमें लेंटिल्स, व्हीट और स्पाइसेस वगैरह भी डाले जाते हैं। जो होली महीना होता है रमज़ान का, उसमें ये खाया जाता है। इसका सेवन मेनली जो है जो मुस्लिम्स हैं वो करते हैं, और रमज़ान के महीने में ये खाया जाता है। इनफैक्ट ये पहला नॉन-वेज आइटम था इंडिया का जिसे GI टैग मिला था। इज दैट अंडरस्टूड? तो इसे GI टैग मिला था 2010 में। और यहाँ पे जो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर GI टैग का अवार्ड मिले फूड कैटेगरी में, तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें और भी कैटेगरी थी। एक कैटेगरी इसमें थी मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी। मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग जो कैटेगरी है, इसमें किसे मिला था? इसमें मिला था मैसूर की चंदन की साबुन, यानी मैसूर सैंडल सोप। मैसूर सैंडल सोप, तो इसे मिला था मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में। और एक कैटेगरी इसमें थी नेचुरल कैटेगरी, यानी जो प्राकृतिक चीजें हैं, तो उसमें मिला था यूपी का चूना बलुआ पत्थर। चूना बलुआ पत्थर इज अ स्टोन, ये एक तरह का स्टोन होता है जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज होता है। चूना बलुआ पत्थर यूपी का, इसे नेचुरल कैटेगरी में मिला था। एक कैटेगरी और थी इसमें, और वो थी हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी। तो हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में जो तंजावुर, जो तंजौर बोलते थे पहले, तंजावुर बोलते हैं आज, तंजावुर का जो आर्ट प्लेट है, आर्ट प्लेट, इसे तमिलनाडु, इसे मिला था हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में सबसे पॉपुलर GI टैग प्रोडक्ट का अवार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान ने भारत में अभी अभी GI टैग के लिए अप्लाई किया है अपनी शराब निहोंशु के लिए। तो ये जो शराब है जापान में काफ़ी ज़्यादा पी जाती है, इसको निहोंशु बोलते हैं। आपको ये बताना है कि ये जो शराब है ये किस चीज़ से बनती है। क्या ये जौ से बनती है, बार्ले, चावल से, गेहूं से, या काजू? किससे बनती है ये शराब जिसको हम निहोंशु के नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिए ये शराब जो है चावल से बनती है, तो आंसर है राइस। और इस शराब का एक नाम और है, इसको सेक भी बोलते हैं। जैपनीज सेक या जैपनीज निहोंशु, दोनों वर्ड ठीक है, इसको सेक भी कहा जाता है। और इंडिया में ये GI टैग के लिए इसने अप्लाई किया। जो GI रजिस्ट्री का ऑफिस है वो कहाँ पे है? चेन्नई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं कई बार कि जो GI टैग का जो ऑफिस है, GI रजिस्ट्री जिसे बोलते हैं, वो कहाँ पे है? वो चेन्नई में है। और ये राइस से कैसे बनती है? तो चावल में एक फंगस डाली जाती है चावल को फर्मेंटेशन करने के लिए। इस फंगस को बोलते हैं कोजीकिन। कोजीकिन नाम की फंगस चावल के ऊपर डाली जाती है, और थोड़ा सा पानी डाला जाता है, और फिर चावल फर्मेंट हो जाता है और ये शराब बन जाती है। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसने ये डिसाइड करा है कि जो कुछ ऐसे काउशेड हैं जिन्हें गौथान बोलते हैं वहाँ पे, और इनको गौशाला आप बोल सकते हो, इन्हें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के तौर पे डेवलप किया जाएगा। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम वहाँ पे स्टार्ट की गई है। अभी 8,000 से ज़्यादा गौशालाएं हैं छत्तीसगढ़ में जिनको सरकार ने बनाया है सुराजी गांव योजना के तहत। अब वहाँ पे इन 8,000 में से 300 गौथान ऐसे हैं, 300 गौशालाएं ऐसी हैं जिनको इंडस्ट्रियल पार्क में कन्वर्ट किया जाएगा। और इसका क्या फ़ायदा होगा? इंडस्ट्रियल पार्क में कन्वर्ट करने से वहाँ के जो लोकल यूथ हैं उनको रोजगार मिलेगा। सरकार यहाँ पे गाय का गोबर भी खरीदेगी, तो काउ डंग जो होता है वो 2 रुपये किलो खरीदा जाएगा, और जो गाय की यूरिन है वो भी कुछ 4 रुपये लीटर के तौर पे खरीदी जाएगी। तो इससे वहाँ के जो किसान हैं उनको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। अगर वो डेयरी किसान हैं तो वो काउ डंग और काउ यूरिन भी बेच सकते हैं। तो काउ डंग को यहाँ पे फिर वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि एक
एक ऑर्गेनिक मैन्योर का काम करती है। तो इसमें 600 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा 300 गौशालाओं को इंडस्ट्रियल पार्क में कन्वर्ट करने के लिए, और इस योजना का नाम है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। अभी अभी जो भारत का रबड़ बोर्ड है, रबड़ बोर्ड समझते हो? भारत में हर चीज़ के लिए एक बोर्ड होता है जिसका काम ये होता है कि उस चीज़ को प्रमोट करना। तो रबड़ बोर्ड जो है भारत का, ये बना था, बहुत पुराना है, ये 1947 में बना था रबड़ बोर्ड, जिससे इंडिया में हम जो रबड़ है उसकी कल्टीवेशन को बढ़ा सकें, नेचुरल रबड़ जो होता है उसकी कल्टीवेशन को बढ़ा सकें। इसका हेडक्वार्टर केरल के कोट्टायम में है। ओके, तो रबड़ बोर्ड ने कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जो लॉन्च किया था? ये वैसे तो जुलाई में लॉन्च हुआ था, जुलाई 2022 में, लेकिन इसको अभी अभी अपडेट भी किया गया है। तो इस मार्केट का नाम पूछा है आपसे, क्या है? इस मार्केट का नाम है एम र्यूब। इसका नाम है एम र्यूब, और इस पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और यहाँ पे रबड़ जो है आप खरीद और बेच सकते हैं। राइट, तो ये है रबड़ का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। ई कॉमर्स है बेसिकली एक तरह का ये। इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और मार्केट विजिबिलिटी आएगी। रबड़ अगर आप बेचना चाहते हैं तो इस पर अपने आप को रजिस्टर करके आप बेच सकते हैं, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह होता है वैसे ही एम र्यूब है, बस ये रबड़ के लिए है। तो एम र्यूब सरकार ने अपडेट कर दिया है। इसको पहली बार जुलाई 2022 में लॉन्च किया था रबड़ बेचने के लिए, रबड़ बेचने और खरीदने के लिए। और इसके लिए एक कंपनी ने हेल्प करी है, आई सोर्सिंग टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने टेक्निकल सपोर्ट दिया है एम र्यूब को। आगे बढ़ते हैं। भारत जो है अभी अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी का एक्सपोर्टर जो है वो बन गया है। अब तक ब्राजील होता था, लेकिन अब ब्राजील तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। देखो, पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन के मामले में, यानी चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो उसमें नंबर 1 अब इंडिया आ गया है। ठीक है, दूसरा होता है कंजम्पशन, यानी चीनी सबसे ज्यादा किस देश में खाई जाती है, उसमें भी इंडिया अब नंबर 1 आ गया है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट, किस देश में एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा होता है। इसमें अब थाईलैंड नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 है, और ब्राजील नंबर 3 पे पहुंच गया है। ठीक है, तो ये रैंकिंग आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। यानी इंडिया प्रोड्यूसर नंबर 1 है, कंज्यूमर भी नंबर 1 है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में अभी हमें कुछ दूरी तय करनी है। एक्सपोर्ट में हम थाईलैंड के बाद है, थाईलैंड के बाद इंडिया दूसरे नंबर पे है, और ब्राजील से हम आगे निकल गए हैं, तो ब्राजील जो है वो अब तीसरे नंबर पे है। हमारा जो चीनी उत्पादन है काफी ज्यादा हुआ है इस बार, और उसका रीजन ये था कि गन्ने का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा इंडिया में हुआ है, इस वजह से चीनी का उत्पादन भी बहुत ज्यादा हुआ है। इनफैक्ट अब तक ये माना जाता था कि ब्राजील जो है वो गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है, लेकिन इस बार भारत में इतना ज्यादा गन्ना हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दोनों ने कहा कि शुगर केन प्रोडक्शन में भी इंडिया अब नंबर 1 है। ओके, गन्ना उत्पादन में भी अब हम नंबर 1 हो गए हैं। तो इंडिया एक्सपोर्ट के मामले में थाईलैंड के बाद दूसरा है। इंडिया ब्राजील से आगे निकल गया है, तो ब्राजील नंबर 3 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है, और थाईलैंड नंबर 1 है शुगर के एक्सपोर्ट में। बाकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन में इंडिया नंबर 1 है। अगले सवाल पे आते हैं। अभी अभी वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन ये लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो रोम बेस्ड है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो नायरोबी बेस्ड है, केनियाज कैपिटल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो जेनेवा बेस्ड है, और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो पेरिस बेस्ड है। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर लॉन्च किया है वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन। आपको बताना है ये 2022 से लेके कब तक के लिए लॉन्च किया गया है। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए, ये जो लॉन्च किया गया है ये 2026 तक के लिए लॉन्च किया गया है। इसको बोलते हैं वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। और सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वन हेल्थ कॉन्सेप्ट होता क्या है। वन हेल्थ ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत पुराना है। इसमें हम 3 चीज़ों की हेल्थ आपस में इंटर रिलेट करते हैं, एनवायरमेंटल हेल्थ, एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ। अगर तीनों की हेल्थ है तभी हेल्थ है असली, इसे वन हेल्थ प्रोजेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कई डिजीज में देखा, जैसे हमने कोविड में देखा, कभी तो कोविड जो है वो चमगादड़ से फैल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। ऐसे ही काइसनोर डिजीज है, जंगलों में जो फैलता है, काइसनोर कर्नाटका वगैरह में भी फैला था। तो इन डिजीज में हमने देखा कि अगर हमारे आसपास के जो एनिमल्स हैं वो हेल्दी नहीं है, राइट, तो फिर जो है ह्यूमन बींग्स भी ज़्यादा हेल्दी नहीं रह सकते। तो ये जो वन हेल्थ जो ये कॉन्सेप्ट है, जिसे हम कहते हैं कि वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन, ये इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके लॉन्च किया है। और इसके पीछे पर्पस जो है वो क्या है? पर्पस ये है कि वन हेल्थ को प्रमोट किया जाए उन कंट्रीज में
जिनमें ये उतना पॉपुलर नहीं है। तो 2022 से 2026 तक ये चलेगा। और इंडिया में वन हेल्थ को कौन लागू कर रहा है? ये कर रहा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज। ये इंडिया में लागू कर रहा है। तो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज लागू कर रहा है। और इन्होंने लॉन्च कब किया था इंडिया में? इंडिया में लॉन्च सबसे पहले किया था उत्तराखंड में, और दूसरे नंबर पे किया था बेंगलोर में यानी कर्नाटक में। तो इंडिया में जो फर्स्ट स्टेट था जहां पे वन हेल्थ प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था वो उत्तराखंड था, और दूसरे नंबर पे जो लॉन्च हुआ था वो था कर्नाटका, वहां पे बेंगलोर में ये किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है मोरेना। तो इन्होंने एक फंड बनाया है अभी अभी। कितने अमाउंट का ये फंड है? ये एक्सेलरेटर प्रोग्राम की तरह काम करेगा स्टार्टअप्स के लिए, यानी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए बनाया है। कौन से स्टार्टअप? एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई नई बिजनेस शुरू करते हैं, नया कुछ करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके अंदर पैसा डालने को तैयार रहेंगे आपके स्टार्टअप के अंदर, जिससे आप उसको स्केल अप कर सकें, उसको बड़ा कर सकें। तो ये 500 करोड़ रुपए का एक फंड, एक कोष अभी अभी बनाया है। और नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि कई सारे जो मिलेट्स के स्टार्टअप हैं हम उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मिलेट्स इज द फ्यूचर। और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च भी है जो हैदराबाद में है, ये नहीं भूलना है। भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये राजेंद्र नगर हैदराबाद में आता है, और इसने कई सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। और एक योजना भी चलती है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रफ्तार। ये आपने सुना है, रफ्तार। यहाँ पे रफ्तार की भी एक बहुत बड़ी फुल फॉर्म है जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार बता देता हूँ क्या है। रेमुनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स रिजुविनेशन, यानी शॉर्ट में रफ्तार। और ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चलती है रफ्तार। इसमें भी वही होता है, इसमें भी एग्रीकल्चर के जो स्टार्टअप्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है, उनको नॉलेज दी जाती है, उनको मेंटरशिप दी जाती है। तो ये सारा पूरी हर तरह से टाइमली सपोर्ट इन्हें मिलता है स्टार्टअप्स को। तो ये योजना भी भारत में चल रही है जिसमें एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया जाता है। और ये किसकी योजना है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की योजना है। अभी अभी 8वां वर्ल्ड फॉरेस्ट वीक मनाया गया एफएओ के द्वारा। आपको बताना है ये कौन से कंट्री में मनाया गया। देखो, जो वर्ल्ड फॉरेस्ट वीक होता है, विश्व वन सप्ताह, वर्ल्ड फॉरेस्ट वीक, इसका एक मेजबान देश होता है, होस्ट कंट्री होता है जहां पे ये मनाया जाता है। इस बार था इटली था। और वैसे भी देखिए एफएओ का हेडक्वार्टर इटली की कैपिटल रोम में ही है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, आपको याद रहेगा। बाकी एक इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट भी होता है। वो कब होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट ये कब मनाया जाता है? ये 21 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार 2012 में मनाया गया था। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट जो है ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है, तो ये आपको नहीं भूलना है। और वर्ल्ड फॉरेस्ट वीक जो मनाया गया वो कब से कब तक मनाया गया था? अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई वर्ल्ड फॉरेस्ट वीक कब से कब तक था, 29 सितंबर से लेकर और 7 अक्टूबर तक मनाया गया था। ठीक है, 29 सितंबर से 7 अक्टूबर तक रोम में सेलिब्रेट किया गया था 8th वर्ल्ड फॉरेस्ट वीक। और एफएओ ने एक रिपोर्ट भी जारी करी अभी अभी जिसका नाम था मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री। मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने अभी अभी एक कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च करा है। कौन से मिनिस्ट्री के साथ? कन्वर्जेंस मतलब होता है ये मान लो एक मिनिस्ट्री है, ये मान लो दूसरी मिनिस्ट्री है, और ये साथ आ जाएं तो इसे बोलते हैं कन्वर्ज हो गए। कन्वर्ज मतलब दोनों एक ही उस पे आ गए पोर्टल पे, इसको बोलते हैं कन्वर्ज। तो कन्वर्जेंस पोर्टल मतलब जहां पे दोनों मंत्रालय जो हैं उनकी कुछ स्कीम्स आपस में जोड़ दी गई हैं एक ही पोर्टल पे, जिससे उनमें आपस में जो स्कीम है वो सरकार वर्क टुगेदर कर सके। कई बार सरकार के जो मंत्रालय होते हैं या जो विभाग होते हैं वो कुछ योजनाओं पे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए किया जाता है। तो ये कन्वर्जेंस पोर्टल 2 मंत्रालयों के बीच में हुआ था। एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर, और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। इन दोनों ने अपनी कुछ योजनाएं हैं, दोनों के लिए एक ही पोर्टल बना दिया है। कौन कौन सी योजनाएं हैं तो ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए इसमें लगाए गए थे, पहले साल में 10,000 और बाकी तीनों सालों में 30,000। उसके बाद है प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, जो ये एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम है, पीएमएफएमई स्कीम है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, पीएमएफएमई क्या होता है? ये बेसिकली एक स्कीम है भारत सरकार की जो फूड प्रोसेसिंग के लिए, इसको बोलते हैं ये पीएमईएफएमई जो स्कीम है,
यानी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम बोलते हैं, जिसमें कई तरह के ब्रांड भी बनाए जा रहे थे, जैसे अमृत फल, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना, दिल्ली बेक्स वगैरह। तो लोकल जो प्रोडक्ट हैं उनकी फूड प्रोसेसिंग करके और ब्रांड क्रिएट किए जा रहे थे। अभी अभी कई ब्रांड क्रिएट किए गए थे, जैसे अमृत फल है या दिल्ली बेक्स है, मधु मंत्र वगैरह ये सब। तो वो है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइज स्कीम यानी पीएमएफएमई, और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। किसान संपदा योजना जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है ये, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये भी एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री देख रहा है, और प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग वाली जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग देख रहा है। तो तीनों जो हैं एक ही अब पोर्टल पे आ गए हैं, जिससे आपस में मिलके जो है ये काम कर सकें। अंडरस्टूड? तो ये है कन्वर्जेंस पोर्टल, और ये अभी अभी लॉन्च किया गया था इसके लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग जो है उन्होंने अभी अभी किसके साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी करी है, टेक होम रेशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। टेक होम रेशन ये जो स्कीम है ये इन्होंने अभी अभी जारी करी है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये है टेक होम रेशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट। तो आप देख सकते हैं नीति आयोग ने ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ मिलकर जारी करी है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इज दैट अंडरस्टूड? और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी जो है वो रोम बेस्ड है, वो भी रोम बेस्ड है। तो ये स्कीम किस बारे में है? तो भारत सरकार की जैसे पोषण अभियान योजना है, पोषण अभियान में भी एक चीज़ चलती है जिसमें हम घर पे राशन भिजवा देते हैं। इसी तरह से जो महिलाएं हैं, खास तौर पे जो गर्भवती हैं, उनके लिए 1000 दिन शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पोषण के लिए। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम चल रही है। तो इस तरह की कई योजनाएं भारत सरकार चला रही है जिनमें घर पे राशन भिजवा दिया जाता है। जैसे अब आईसीडीएस जो स्कीम है, इसमें जब बच्चे 6 महीने से 36 महीने तक, यानी बच्चा जब 6 महीने का है यानी पेट में है, तब से जब तक वो 3 साल का होता है तब तक महिला जो है, प्रेग्नेंट महिला, वो घर पे राशन मंगवा सकती है। तो इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। तो भारत का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है घर पे राशन भिजवाने में, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी है। तो दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो आपस में शेयर करेंगे। भारत ने अभी अभी फर्टिलाइजर सेक्टर में किस कंट्री के साथ एमओयू साइन करा है, यानी म्यूचुअल कॉपरेशन हम करेंगे फर्टिलाइजर सेक्टर में। बेसिकली क्या है, हम इस कंट्री से फर्टिलाइजर खरीदेंगे। जैसे हम रॉक फॉस्फेट फर्टिलाइजर खरीदेंगे, डीएपी खरीदेंगे, हम फॉस्फोरिक एसिड भी बाय करेंगे जिससे हम खुद फर्टिलाइजर बना सकते हैं, और हम जो म्यूरेट ऑफ पोटैश होता है एमओपी वो भी खरीदेंगे। तो ये देश है जॉर्डन। जॉर्डन हमें काफ़ी सारी फर्टिलाइजर सप्लाई करेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का जो टोटल फर्टिलाइजर इंपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 22 में, जो 31 मार्च 2022 को साल खत्म हुआ था, तो उस फाइनेंशियल ईयर 22 में हमारा जो टोटल फर्टिलाइजर इंपोर्ट है वो $24.3 बिलियन का रहा। आपको यह बताना है कि भारत का फर्टिलाइजर कंजम्पशन में दुनिया में क्या स्थान है, यानी जो ग्लोबल कंजम्पशन है फर्टिलाइजर का, उसमें हम कहां पे आ गए हैं। तो याद रखिए, फर्टिलाइजर कंजम्पशन में नंबर 1 कंट्री है चाइना, और अब भारत दूसरे नंबर पे आ गया है। भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया है। इसके मैं कुछ आपको आंकड़े दे देता हूं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत ने इतना ज़्यादा इंपोर्ट किया है। आप देखिए, भारत ने 10.16 मिलियन टन यूरिया खरीदा। 1 करोड़, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ टन यूरिया हमने खरीदा। फिर हमने लगभग 50 लाख जो टन है अमोनियम फॉस्फेट खरीदा, डाई अमोनियम फॉस्फेट। फिर हमने जो एमओपी है म्यूरेट ऑफ पोटैश वो खरीदा, लगभग 3 मिलियन, लगभग 30 लाख टन, मैट्रिक टन हमने ये खरीदा। तो इतना ज़्यादा हमारा इंपोर्ट बिल रहा फर्टिलाइज़र का। अगर आप सिर्फ फर्टिलाइज़र की बात करें, जब मैं सिर्फ फर्टिलाइज़र बोल रहा हूँ तो मतलब इसमें रॉ मटेरियल नहीं है। ओके, हम फर्टिलाइज़र भी खरीदते हैं और हम रॉ मटेरियल भी खरीदते हैं, यानी कि जो इनपुट होते हैं रॉ मटेरियल वो भी हम खरीदते हैं। अगर आप सिर्फ फर्टिलाइज़र का बिल देखें तो वो था हमारा 12.77 बिलियन, और अगर आप उसमें रॉ मटेरियल भी डाल दें जिससे हम खुद फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये था $24.3 बिलियन। तो यहाँ पे वही पूछा है, $24.3 बिलियन का हमारा बिल था। और ग्लोबल कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर में अब जो भारत है वो दूसरे नंबर पे आ गया है। तो भारत ने कितना फर्टिलाइजर कंज्यूम करा है 2022 फाइनेंशियल ईयर में? 55 मिलियन मैट्रिक टन। 55 मिलियन मतलब 550 लाख मैट्रिक टन। तो आप मिलियन या लाख जैसे मर्जी याद कर सकते हैं। और भारत जो है वो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने लगा है फर्टिलाइजर। एक बात और, मनसुख मांडविया ने यह कहा है, अब आप देख ही रहे हैं हम कितना ज़्यादा यूरिया खरीद रहे हैं, 1 करोड़ टन हमें यूरिया खरीदना पड़ा 1 साल में। लेकिन मनसुख मांडविया ने कहा है कि हम यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएंगे 2025 तक। तो ये एक अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन है कि भारत यूरिया में आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य है हमारा, या सेल्फ रिलायंसी का लक्ष्य है, वो क्या है?
तो हम यूरिया प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता अचीव कर लेंगे 2025 तक। एक और चीज आपको याद रखनी है फर्टिलाइजर में, ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसके शुरू के 6 महीने यानी 1 अप्रैल से लेके और 30 सितंबर तक 6 महीने, इनमें हमने सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कौन से कंट्री से बाय किया है? तो हमने रशिया से बाय किया है। रशिया हमें सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर जो है वो दे रहा है, काफी कम दाम में दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले। तेल का भी यही हाल है और फर्टिलाइजर का भी यही हाल है। तो रशिया जो है उससे हमने सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर बाय किया है, ये भी ध्यान रखिए शुरू के 6 महीनों में। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी रामागुंडम फर्टिलाइजर और केमिकल लिमिटेड प्लांट लगाया है, उसका उद्घाटन किया पेडापल्ली में। ये कौन से राज्य में आती है ये जगह? ये जो प्लांट है इसमें 6,338 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, राइट। तो ये प्लांट तेलंगाना के पेडापल्ली जिले में आता है, तो आंसर है तेलंगाना। प्रधानमंत्री मोदी ने रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड का उद्घाटन पेडापल्ली तेलंगाना में किया। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी है? ये जो किसान हैं, स्पाइस फार्मर जो मसाला उगाते हैं, उनकी हेल्प करेगी, उनको ट्रेन करेगी कि कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जाएं, स्पाइसेस को कैसे ऑनलाइन सेल किया जाए। तो इस तरह की चीज़ों में वो हेल्प करेगी। ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट ने ये कोलैबोरेशन करी है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ। कहाँ कहाँ पे ये ट्रेनिंग देगी किसानों को? एक तो तमिलनाडु में देगी और एक केरला का जो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वहां पर भी ये ट्रेनिंग देगी। इज दैट अंडरस्टूड? स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, और स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोची केरला में है। भारत में केरला जो है वो नंबर 1 है स्पाइसेस प्रोडक्शन में। अभी अभी कौन से राज्य ने एक किसानों के लिए पोर्टल बनाया है? इसका नाम है सफल। सफल की फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स फॉर द फार्मर्स। ये ओडिशा सरकार ने बनाया है सफल। सफल की फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन। यहाँ पे क्या है, सारे बैंक आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो किसान जो हैं उनके जो लोन प्रोडक्ट्स हैं उनको कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा, वही प्रोडक्ट वो उसी हिसाब से फिर खरीद सकते हैं। तो सफल पोर्टल को ओडिशा ने लॉन्च करा है, जिससे जो किसान हैं, जो फार्मर हैं, उनको लोन लेना आसान हो जाए एक ही जगह से। अभी अभी भारत के कौन से राज्य ने किसानों के लिए एक योजना शुरू करी है जिसका नाम है हिमकैड। हिमकैड योजना क्या है? हिमकैड जो योजना है इसमें किसानों को जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि इस राज्य में ऑलमोस्ट 80% जो एग्रीकल्चर एरिया है वो रेन फेड है, यानी बारिश पर निर्भर करता है। तो सिंचाई की अगर फैसिलिटी उन्हें मिल जाए, इरिगेशन मिल जाए, पानी मिल जाए, तो वो रेन डिपेंडेंट कम होगा। तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसने हिमकैड योजना किसानों के लिए शुरू करी है। इज दैट अंडरस्टूड? और इसमें कुछ माइनर इरिगेशन स्कीम्स भी हैं जो स्टार्ट की गई हैं छोटी छोटी, तो उन सब में सरकार लगभग 305 करोड़ रुपए का खर्चा करेगी। अभी अभी भारत का कौन सा राज्य है जिसने डिसाइड करा है कि वो किसानों को एक यूनिक फार्म आईडी देगा, यानी हर भारत के किसान की एक यूनिक फार्म आईडी होगी जो उसके आधार कार्ड से लिंक्ड होगी। तो इसका फायदा क्या होगा? इसके फायदे हैं, कई फायदे हैं। तो याद रखिए ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिसाइड करा है। एक यूनिक फार्म आईडी जो आधार नंबर से लिंक होगी, तो उससे क्या होगा? उससे जो गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा है वो सही किसान तक पहुंचेगा। आधार वेरिफिकेशन वगैरह जो है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये डिसीजन लिया है। अभी अभी कौन से भारत के राज्य ने एक योजना शुरू करी है पंच अमृत योजना, जिससे जो किसानों की आमदनी है वो दुगनी करनी है। किसानों की इनकम को दुगना करने के लिए ये गन्ने के किसानों के लिए शुरू करी है। शुगर केन के जो किसान है तो ये भी उत्तर प्रदेश ने शुरू करी है पंच अमृत योजना। इसमें किसानों की खेतीबाड़ी की 5 विधियों को, 5 टेक्निक्स हैं जिनको किसानों को समझाया जाएगा, जिससे उनकी इनकम डबल होगी। तो किसानों को जो है किस बारे में सिखाया जाएगा? इसमें जो गन्ना बुआई है, यानी शुगर केन को जब ग्रो करते हैं तो उसकी आधुनिक जो विधि है वो सिखाई जाएगी। फिर ड्रिप इरिगेशन सिखाई जाएगी, जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है, बूंद बूंद करके जिसमें खेत में पानी जाता है। मल्चिंग वगैरह कैसे की जाए वो सिखाई जाएगी। अब जैसे मल्चिंग होता है, मल्चिंग में जो गिरी हुई पत्तियां वगैरह होती हैं या वो सब सॉइल के ऊपर लगा दी जाती हैं जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता, तो इसे मल्च बोलते हैं। मल्चिंग वगैरह की जाती है सॉइल को कवर करना बेसिकली, जिससे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन हो प्लांट ग्रोथ के लिए। तो कई बार इसमें जो गिरी हुई पत्तियां वगैरह हैं उन्हीं से ही मल्च बना दिया जाता है और उससे सॉइल की मल्चिंग की जाती है। इससे वीड वगैरह उतने ग्रो नहीं होते, सॉइल इरोजन रुकता है, सॉइल कंडीशन इंप्रूव होती है, सॉइल में मॉइस्चर रहता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब किसानों को सिखाया जाएगा। 5 चीज़ें गन्ने से जुड़ी हुई, तो ये भी यूपी की सरकार ने शुरू करी है। अभी अभी नेस्कॉम फाउंडेशन ने कौन सी कंपनी के साथ मिलकर स्पेशल कॉल सेंटर लगाए हैं जिनका नाम है डिजीवानी कॉल सेंटर। ये वुमेन फार्मर्स को उनका बिजनेस स्केल करने में हेल्प करेंगे।
तो डिजीवानी कॉल सेंटर भारत में गूगल ने हेल्प करी है, या गूगल ने टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी कि नेस्कॉम को। इज दैट अंडरस्टूड? तो नेस्कॉम ने गूगल के साथ मिलकर ये शुरू करा है डिजीवानी, और इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन और है जिसने साथ दिया है, उसे बोलते हैं आईसैप यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स, उन्होंने भी ये साथ दिया है। तो महिलाओं को स्केल अप कैसे करना है बिजनेस, ये सब चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। ये प्रोजेक्ट मेनली अभी 20,000 रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फायदा पहुंचाएगा 6 राज्यों में। तो ये हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में चल रहा है। नेशनल फिश फार्मर्स डे ये भारत में किस दिन मनाया जाता है? ये उन किसानों के लिए जो मछली पालते हैं। नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है 10 जुलाई को हर साल। इस बार ये 22वीं बार मनाया गया था, 22वीं बार ये मनाया गया था 10 जुलाई 2022 को। और 10 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जुलाई 1957 को भारत के 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था के एच अली कुन्ही, और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था HL चौधरी। इन्होंने क्या करके दिखाया था? इन्होंने एक टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई थी भारत में जिसको हाइपोफाइजेशन बोलते हैं। ये एक तरह का मछलियों के अंदर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग होता है। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग या हाइपोफाइजेशन टेक्निक इन्होंने करके दिखाई थी भारत में जो कार्प मछलियां होती हैं, कार्प, उनके अंदर, और इससे भारत में मछली पालन को एक नई दिशा मिली। मछली पालन इंक्रीज हुआ, फिशरीज सेक्टर इंक्रीज हुआ। तो फिश फार्मर्स, एक्वाप्रेन्योर जो होते हैं, उनकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हम ये दिन 10 जुलाई को मनाते हैं। और भारत में अगर पूछें आपसे, एक सीवीड पार्क बन रहा है, वो कहाँ पे बन रहा है? तो सीवीड पार्क जो है भारत में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत तमिलनाडु में बन रहा है। ये भारत का पहला सीवीड पार्क होगा। कौन से राज्य की सरकार ने फ्रूट्स नाम का सॉफ्टवेयर शुरू किया है, जिसकी फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम? इसमें जो किसान हैं उन्हें सारी जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में बताया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनकी जो भूमि है यानी कि जो उनका लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है वो भी डिजिटल बनाया जाएगा, और किसानों को एमएसपी वगैरह की सारी नॉलेज वगैरह भी यहाँ मिलेगी। ये पोर्टल कर्नाटक सरकार का है, फ्रूट्स पोर्टल। अभी अभी जल शक्ति मंत्रालय, आप देख सकते हैं सेंट्रल वाटर ग्राउंड बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है। जल शक्ति मंत्रालय ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दी है जिसका नाम है डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारा जो ग्राउंड वाटर है भारत में, जो बाहर निकलता है भूजल, तो वो इरिगेशन में कितना यूज होता है। तो ये आप जान के जरूर जो है हैरान होंगे कि भारत में कितना जो पानी है वो हम इरिगेशन में यूज करते हैं। हम जो भी पानी भारत में धरती से निकालते हैं यानी जिसे भूजल कहते हैं, तो वो 87% सिंचाई में यूज होता है, इरिगेशन में यूज होता है। और सिर्फ 13% जो है वो डोमेस्टिक या इंडस्ट्री में यूज होता है, यानी घरों में और इंडस्ट्रीज में सिर्फ 13%, और 87% जो पानी है वो इरिगेशन में यूज होता है। इज दैट अंडरस्टूड? और पूरे भारत में जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन परसेंटेज है वो कितनी है भारत में? वो है 60.08%। ठीक है, ओवरऑल जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है इंडिया में वो 60.08% है। कुछ राज्यों में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, 100% से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली भूजल स्तर फिर कम होगा। जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दादरा नगर हवेली, दमन दीव वगैरह, यहाँ पे 100% से भी ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है। और कई जगह पे 60 से 100% है, कई जगह पे 60 से कम है। ओवरऑल जो इंडिया में हम भूजल बाहर निकालते हैं वो 60.08% है, यानी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है इंडिया में वो 60.08% है। इज दैट अंडरस्टूड? फिर इन्होंने कुछ और डेटा भी दिया है इसमें, पता नहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2000 हम 22 की बात करें, 2021 की बात करें, 21-22 की बात करें, तो जो टोटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज था वो था 437 बिलियन क्यूबिक मीटर, यानी इतना पानी जो है वो जमीन के अंदर गया है। और जमीन से बाहर कितना निकला है? 239 बिलियन क्यूबिक मीटर। राइट, तो ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज हो जाता है। और बस यही है कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो कई राज्यों में 100% से ज़्यादा, यहाँ पे आपको देख के आराम से पता चल गया होगा कि अब ये कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो है 60% के आसपास आएगा। तो जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है इंडिया में वो 60% है। 239 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है 437 का अप्रॉक्स 60% होता है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि कुछ जगह पे 100% से ज़्यादा पानी निकल रहा है, जितना भूजल वहाँ पे है उससे ज़्यादा, जैसे हरियाणा, पंजाब, तो यहाँ पे पानी की समस्या हो सकती है आने वाले समय में। और कुछ राज्यों में जो है वो, इनफैक्ट कई राज्यों में तो
बहुत ही ज़ीरो के बराबर है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो ये ध्यान रखिए कि भारत में जितना भी पानी बाहर निकल जाता है एक बार, तो वो 87% यूज़ होता है इरिगेशन में और 13% यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में और डोमेस्टिक पर्पसेस में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक बांध है 100 साल पुराना। इसे इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, जो न्यू दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। तो कौन सा डैम है ये जो 100 साल से ज़्यादा पुराना है? इसको बोलते हैं सुकमा दुकमा डैम। सुकमा दुकमा डैम झांसी में है। इसको इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ने वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। रायतू भरोसा केंद्र ये कौन से राज्य में है? यहाँ पे पहली बार जो है सीड्स टू सेल्स सिंगल विंडो सर्विस सेंटर सेटअप किए गए हैं। सीड्स टू सेल्स सिंगल विंडो सर्विस सेंटर, तो ये आंध्र प्रदेश में है, रायतू भरोसा केंद्र। और इसको रायतू बंधु से कंफ्यूज मत करना। रायतू बंधु मतलब किसान मित्र, बंधु मतलब होता है दोस्त, रायतू मतलब किसान। तो रायतू बंधु जो है ये तेलंगाना की योजना है रायतू बंधु, लेकिन रायतू भरोसा केंद्र जो है ये आंध्र प्रदेश के हैं। अभी अभी भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसने किसानों को सीड्स बांटे, सीड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए ब्लॉकचेन की मदद से, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीड डिस्ट्रीब्यूट करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है झारखंड। अंडरस्टूड? झारखंड ने सीड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी अभी किया था। 11th नेशनल सीड कांग्रेस जो हुआ ये कहां पे हुआ था? राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 11वीं बार हुआ था। ये हुआ था राजमाता विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो ग्वालियर में है, यहां पे हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल सीड कांग्रेस हुआ था राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में। अभी अभी भारत की सरकार ने कमेटी बनाई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कैसे हम ज्यादा इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं इसके लिए। इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? इस कमेटी के हेड कौन होंगे? इस कमेटी के जो हेड बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं मिस्टर संजय अग्रवाल। तो संजय अग्रवाल जो कमेटी है एमएसपी के ऊपर, वो भारत सरकार ने बनाई है। और इस कमेटी का काम बस एक ही है कि कैसे हम जो है एमएसपी किसानों को दे सकते हैं एक पारदर्शी तरीके से, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से। दुनिया की पहली दवाई की डिलीवरी एनिमल हस्बेंड्री में ड्रोन्स के थ्रू कौन से राज्य में की गई? देखो, अगर पूछें एनिमल वर्ड हटा दूं, भारत में पहली बार ड्रोन्स की मदद से दवाई पहुंचाई गई कहां पे? तो वो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट था तेलंगाना का, लेकिन वो एनिमल की दवाई नहीं थी, जानवरों की दवाई। पहली बार जानवरों के लिए जो वैक्सीन है पहली बार ड्रोन्स की मदद से जो भेजी गई वो भेजी गई अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है अभी अभी ये ड्रोन उड़ाया गया और इससे एनिमल्स की जो वैक्सीन है वो डिलीवर की गई थी। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये एक कंपनी है नोएडा की जिसका नाम है टेक ईगल। टेक ईगल ने ये प्रोजेक्ट कैरी आउट किया था अरुणाचल प्रदेश में। अभी अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया, इसमें इंडिया की जो रैंक है वो कितनी रही? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया था इस बार उसमें इंडिया की रैंक थी 107 116 कंट्रीज में। इज दैट अंडरस्टूड? ये हमारी रैंक थी। और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो देता कौन है? ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को दो ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। एक का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आयरलैंड का एक एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और एक ऑर्गेनाइजेशन है वेल्ट हंगर हिल्फ। वेल्ट हंगर हिल्फ ये जर्मनी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वेल्ट हंगर हिल्फ। इज दैट क्लियर? और अगर मैं आपसे पूछूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है जो हंगर को मिटाने की बात करता है, ठीक है, 1 है 2 है, कौन सा है? तो 1 वाला पॉवर्टी मिटाने की बात करता है और 2 हंगर मिटाने की बात करता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहता है नंबर 2 नो हंगर। ये था हमारा ये वाला वीडियो सेट नंबर 4। और मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आप में से पेड मेरा करंट अफेयर का कोर्स प्रीमियम मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आप मेरा पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना होगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास क्यूआर कोड स्कैन करने का कोई तरीका नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली एक लिंक मैंने नीचे दिया है वीडियो के पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यह था मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर का वीडियो नंबर 4। मिलता हूं एग्रीकल्चर करंट अफेयर के आखिरी सेट में जो कि होगा सेट नंबर 5, और फिर हम पूरे 6 महीने के डिटेल्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर खत्म कर देंगे। ये आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे, जैसे नाबार्ड के जितने भी एग्जाम होते हैं, आईसीएआर, आईएआरआई, यूपीएससी या जो भी भारत का एग्जाम जिसमें एग्रीकल्चर करंट अफेयर पूछे जाते हैं। सो आई एम डॉक्टर गौरव गर्ग साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।